वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में, जहां आप हर चीज को समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th को, जिसमें हमने जो आपकी समकालीन भारतीय राजनीति वाली जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू किया। इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, ताकि हम अच्छे से आगे इसको शुरू कर सके। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होती है किसी भी चैप्टर की, वो उसकी बेसिक जानकारियां होती है, तो जरूरी है कि आप पहले बेसिक चीजें समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि किस प्रकार से 1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद भारत को किस प्रकार से जो है खुशी के साथ साथ गम का भी सामना करना पड़ा था। किस तरह से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के माध्यम से नेहरू जी ने देश को संबोधित किया और किस तरह से भावनाएं रही। अब जब भारत आजाद हुआ तो चूंकि हमारा चैप्टर यही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, कई सारी चुनौतियों का सामना भारतीयों को करना पड़ा। कई सारी चुनौतियां ऐसी थी जो सरकार के सामने थी, जिनसे हमें निपटना था। उनसे सबसे पहली चुनौतियां क्या थी? देखिए, 3 चुनौतियां थी। सबसे पहली और तत्काल चुनौती क्या थी? एक ऐसे राष्ट्र को आकार देना था जो हमारे समाज में विविधता के साथ एकजुट थे। देखो, हालांकि ये जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा जो किया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो बिल्कुल ही विशुद्ध धार्मिक तरीके से किया गया था। ये कहा गया कि एक देश होगा जो कि मुस्लिमों का होगा, जो मुस्लिमों का होगा और जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ये खास करके उन विशेष क्षेत्रों को बंटवारा किया गया था जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था, तो वो क्षेत्र होगा पाकिस्तान। और दूसरा जो हिंदुओं के आधार पर जो जिसका बंटवारा किया गया था, जहाँ की ज्यादातर जो जनता थी वो हिंदू थी, तो उसके आधार पर बनाया गया भारत। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि सिचुएशन क्या आई होगी कि जो क्षेत्र पाकिस्तान में गए हैं, क्या उनमें हिंदू नहीं थे? या जो क्षेत्र भारत में रह गए हैं, क्या उनमें कहीं मुस्लिम नहीं रह रहे थे? तो ऐसे में कितनी बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी। इस चीज का बिना दूरदर्शिता के ही बंटवारा कर दिया गया भारत को, और कह दिया गया कि जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रह सकता है, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो होती है, हम जानते हैं कि उस समय ना तो इंटरनेट था, ना ही दूर संचार के कोई साधन थे, ना टेलीफोन जो है इतनी ज्यादा तरीके से यूज किया जाता था जैसा आज है। तो ऐसे में लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो अखबारों के भी टच में नहीं थे। यानी कहने का मतलब जो ओवरऑल सिनेरियो बना वो ऐसा बना था कि किसी न किसी तरीके से लोगों में दहशत बन गई कि हमें यहाँ रहना है, नहीं रहना है, जाना है, नहीं जाना, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में पहली चुनौती भारत जो सरकार बनी उसके सामने ये थे, ऐसे राष्ट्र को आकार देना जो हमारे समाज में विविधता के साथ साथ एकजुटता भी हो। अब आप समझ रहे हैं सिनेरियो को कि भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर 2 देश बन गए। अब जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं वो डरे हुए हैं कि हमें भारत जाना है, हमें वहां रहना पड़ेगा। जो भारत में मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में चलिए हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो विविध धर्मों के लोग रह रहे थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके सामने थी कि उनको कहाँ रहना है। उस विविधता को बचाए रखना वो जरूरी था कि उन लोगों को, अगर वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो कहीं भी ये महसूस ना हो कि वो किसी प्रकार से इग्नोरेंट है, वो किसी प्रकार से हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, उनके साथ कुछ गलत किया जाएगा। ये सब चीजों का भ्रम उनके दिमाग से निकालना था। तो हमारे सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती क्या आई थी? एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें उसकी सारी विविधताएं शामिल हो। भारत जो है बहुत विविध प्रकार से कैसे है देश, एक तो अलग अलग जो है धर्म है हमारे देश में, अलग अलग रीति रिवाज हैं हमारे देश में, अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो इन सारी चीजों में अगर, जैसा कि अंग्रेज तो कह गए कि जिसको रहना है रहो, जिसको आजाद होना है वो आजाद भी हो सकता है,
तो ऐसे में बड़ी समस्या इसी बात की आई कि एक भी होना है और इन विविधताओं को भी बचाए रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि पहली जो चुनौती थी हमारी सरकार के सामने, जो नवनिर्मित सरकार बनी थी, वो क्या थी? वो ये थी कि ये सारी विविधताएं भी बनाए रखनी है, इनकी संस्कृतियों को, भाषाओं को, इन सबको सहेज के रखना है और साथ ही साथ देश को एक भी करना है। एक ऐसे देश का निर्माण करना है जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल एक यूनिट हो। ठीक है। दूसरी समस्या जो थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र की स्थापना की कैसे? देखिए, भारत का इतिहास जो है वो बहुत पुराना इतिहास रहा है, और लेकिन भारत में लोकतंत्र का इतिहास इतना पुराना नहीं रहा है। हम भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला जो कि प्राचीन कालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन, और उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास की, जो कि हमारा ब्रिटिश के समय से शुरू होता है। तो ये जो प्राचीन समय था उसमें भी अलग अलग राजवंश भारत में शासन करते थे। फिर चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो या बौद्ध धर्म से संबंधित हो या जैन धर्म से संबंधित हो, ये राजवंश जो है वो पूरे भारत में शासन कर रहे थे। और अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो यहाँ पर सल्तनत काल, और उसके बाद में मुगल काल रहा। तो हम चाहे तो बात कर लें राजवंशों के काल की, या हम बात करें सल्तनत काल की, या हम बात करें मुगल काल की। ये सारे जो टाइम पीरियड थे, इन सभी टाइम में भारत में राजाओं का शासन था, यानी कि जो मोनार्की होती है वो भारत में शासन कर रही थी। तो मोनार्की की जो शासन व्यवस्था है उसमें जो शासक होता है उसी का बेटा शासक बनता है, या कोई जीत सकता है तो वो जीत के शासक बन जाता है। ऐसे में जब 2000 सालों तक हमने यही सब देखा था, और उसके बाद 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहन करी थी, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से लोकतंत्र को एस्टेब्लिश किया जाए, किस तरह से उन सभी लोगों को साथ में लाया जाए जो इतने सालों तक जो है राजशाही में जीते रहे थे। देखिए, प्रॉब्लम लोग नहीं थे, प्रॉब्लम थे वो रजवाड़े जो अब तक शासन करते आए थे। पहले उन्होंने स्वतंत्र शासन किया और उसके बाद में उन्होंने ब्रिटिशर्स के अधीन शासन किया, यानी शासन तो उन्होंने किया। तो ऐसे में इन रजवाड़ों के जो लोग थे उनको ये समझाना कि किस तरह लोकतंत्र की राह पकड़नी है और किस तरह भारत जैसे विशाल देश को, आप देखिए कि अगर हम देखें कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये जो भारत का विस्तार है ये बहुत ज्यादा है, और इसी विस्तार को कायम रखते हुए और साथ ही साथ पूरे देश में एक शासन व्यवस्था लागू करना, एक व्यवस्था लागू करना, लोगों को लोकतंत्र के तले लाना, ये बहुत मुश्किल था और ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी। पहली चुनौती तो थी देश को एक रखना उसकी सारी विविधताओं के बावजूद, और दूसरी चुनौती थी कि किस प्रकार देश में लोकतंत्र कायम किया जाए, क्योंकि अब हम स्वतंत्र थे, अब हम अपनी विदेश नीति, अपने देश की राजनीति सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते थे। हालांकि जो भारत में संविधान बना था वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो संविधान सभा थी, संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और संविधान सभा जो है वो भी चुनी गई थी, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर कि एक संविधान सभा ने कुछ कानून बनाए हैं और उन कानूनों को पूरे भारत के देश के लोगों पर लागू करना ये बहुत मुश्किल काम था। उन्हें समझाना कि इस सभा के द्वारा बनाए गए कानून तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतने ही सही हैं। ठीक है, तो ये थी दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती केवल कुछ वर्गों के ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास और कल्याण सुनिश्चित करना था। यहाँ फिर से संविधान ने सामाजिक रूप से वंचित समूहों और धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के लिए समानता और सुरक्षा के लिए सिद्धांत को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था। हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज जो है उसकी परिपाटी में जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज में बिल्कुल रची बसी है। जाति व्यवस्था जो है हमारे समाज की रीढ़ कह सकते हैं हम उसको। साथ ही साथ कुछ जो धार्मिक जो बने हुए हैं कि ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है,
जो धार्मिक समूह है वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। ऐसे में जाति और धर्म दोनों को सम्मिलित करते हुए कि भाई धार्मिक जो है अनेकता वो रहते हुए भी एकता रहे, और जातियों में अनेकता रहते हुए भी एकता रहे, और इतना इन दोनों को एक साथ मिलाकर और देश को विकास के रास्ते पर ले जाना, और साथ ही साथ ये देखना कि ये जो समुदाय है, ये जो समूह है, देखो जाति व्यवस्था में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि ये जाति बड़ी है, ये जाति नीची है, तो ये जो ऊंची और नीची जातियों का ये जो प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस को बनाए रखते हुए कि भाई कहीं कोई आहत नहीं हो जाए, कहीं ऊंची जाति वाले को ये नहीं लगे कि आप परेशान हो रहे हैं और नीची जाति वालों को उनकी हीनता का बोध ना हो, ये सब प्रोस्पेक्टस बनाए रखते हुए और ये निर्धारित करना कि किस प्रकार से समुदाय विशेष को सुरक्षा दी जा रही है। देखो हमारे देश में आरक्षण दिया गया है। आरक्षण क्या है? आरक्षण का मतलब है कि जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे मुख्य धारा में लाया जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि समझिए 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक की हाइट इतनी सी है, दूसरा इससे ज्यादा थोड़ा लंबा है, और तीसरा जो है वो उससे भी लंबा है, यानी इस तरह से ये 3 आदमी खड़े हैं। अब इन 3 आदमियों को एक दीवार के पार देखना है जो इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, ठीक यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है। आप क्या करेंगे? क्या इन तीनों को बराबर ऊंचाई प्रदान करेंगे कि भाई आप तीनों हैं जो है वो एक बराबर ऊंचाई का स्टूल ले लो और खड़े हो जाओ? इससे ये तो देख पाएगा, लेकिन ये और ये फिर भी वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे ऊंचा स्टूल दिया जाएगा कि भाई आप इस पे चढ़ के देखो, उससे छोटे वाले को उससे थोड़ा नीचा स्टूल, और उससे छोटे वाले को इससे। तो इससे क्या होगा? इन तीनों की हाइट बराबर आ जाएगी। समझ रहे हैं? इसे हमारे संविधान में भेद मूलक न्याय का नाम दिया गया। भेद मूलक न्याय। भेद मूलक न्याय का अर्थ क्या हुआ? देखो अगर इन तीनों को बराबर स्टूल दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इनके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उस समान व्यवहार से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बहुत अपने आप जिसको ऑलरेडी कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, चाहे शारीरिक रूप से ही सही, वो और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से भेदमूलक न्याय अपनाया जाए तो क्या होगा? तो पर्याप्त रूप से समानता आएगी, जिसको न्याय की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो यानी हमारे देश में तीसरी समस्या या तीसरी चुनौती जिसको कह सकते हैं वो ये थी कि किस प्रकार से लोगों में समानता का एहसास लाया जाए, और साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी बराबरी पर लेके आया जाए, ठीक है। ये 3 चुनौतियों का सामना करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो समकालीन समस्या हमारे सामने आई, वो थी विभाजन के विस्थापन और पुनर्वास की। विभाजन हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जा सकता है। विभाजन से सबसे पहली चीज हुई विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना। दूसरी जगह जाकर बसना, इसको कहते हैं विस्थापन। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जब भारत का विभाजन कर दिया गया तो जो लोग भारत में रह गए थे वो खास करके मुस्लिम लोग, वो इस डर में थे कि क्या हमारे साथ यहाँ समान व्यवहार होगा, और जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उनके साथ वहां डर था कि क्या हमारे साथ समान व्यवहार होगा, नहीं होगा। तो ऐसे में क्या था, जो भारत के मुस्लिम थे उन्होंने यहाँ से पलायन करना उचित समझा, और जो पाकिस्तान के हिंदू थे उन्होंने वहां से पलायन करना उचित समझा। ऐसे में जो सीमाएं थी वहां पर भयंकर भीड़ लग गई इन पूरी सीमाओं पर, और साथ ही साथ जो हिंसा का माहौल बना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी गलतफहमियां बहुत बड़ी अपने दिमाग में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा दंगे हुए, बहुत ज्यादा हिंसा हुई, और जो लोग इधर से उधर गए, अब कई लोग वेल टू डू स्टेटस में थे, जैसे भारत में कई मुस्लिम बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे, उन्होंने संपत्तियां बना ली थी, लेकिन रातों रात क्या संपत्ति को बेचकर और धन को समेट के निकला जा सकता है? ठीक यही स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं की थी कि क्या रातों रात अपनी संपत्तियों को वहां बेचकर वो आ सकते थे? तो ऐसे में जितना ला सकते थे वो लेके आए।
कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स और भी विभत्स हुई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं। ऐसे में कई लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, कई लोगों को मारा गया, काटा गया। तो ये जो सिचुएशन हुई, इस सिचुएशन ने ना सिर्फ विस्थापन की स्थिति पैदा की, बल्कि इस सिचुएशन ने लोगों में दहशत भर दी थी। लोगों में दहशत हो गई, डर बैठ गया कि क्या हम जिंदा रह पाएंगे, क्या हम अपने देश जा पाएंगे। अब आप समझिए कि 2 दिन पहले जो जगह अपनी थी, 2 दिन पहले जो पूरा एरिया हिंदुस्तान कहलाता था, अचानक से उसको 2 एरियाज में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ के लोग वहां भागने की कोशिश कर रहे थे, वहां के लोग यहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। और इस सिचुएशन के चलते क्या हुआ, बहुत दंगे हुए, बहुत फसाद हुए, हिंसा हुई, झड़पें हुई और बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद समस्या क्या सामने आई, जब ये हिंसा हुई, दंगे हुए, उसके बाद समस्या सामने आई पुनर्वास की। देखो, लोगों को भागना पड़ा, ये हमें समझ में आया, लेकिन अब सरकार जो है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अगर कोई आपके देश में है तो उसके पुनर्वास का, उसके रहने का प्रबंध करे। उसके रहने का प्रबंध कहाँ करे, कैसे करे, ये सरकार की समस्या है। अब हम देख रहे हैं कि सरकार तो अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, क्योंकि कल परसों ही तो देश आजाद हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने कामकाज भी पूरी तरीके से संभाला नहीं था। तो किस प्रकार से ये जो विस्थापन और पुनर्वास की समस्याएं सामने आई, इन समस्याओं का सामना करने में देश को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और उन प्रॉब्लम का जो है किस प्रकार से सामना किया, देखिए सारी समस्याएं एक साथ आ रही है। एक तरफ देश की एकता है, देश को एक बनाए रखना है। दूसरी तरफ देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। तीसरी तरफ देश में न्याय की स्थापना करनी है, कहीं भी किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैंने इस देश में रह के गलती की। और उसके बाद जो दंगों से पीड़ित थे, जो दंगों से पीड़ित हैं और साथ ही साथ जो विस्थापित हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है। ये सारी समस्याएं एक साथ भारत सरकार के सामने आई। और यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो स्वतंत्र भारत था, उसके राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आई। आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप इस मैप को देखेंगे। देखो, अंग्रेजों ने क्या किया था, आप इस मैप में अलग अलग कलर्स देख पा रहे हो। 3 कलर स्पेसिफिक हम समझ लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर वो है जो कि हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। ब्राउन कलर वो हिस्सा है जो भारत में रह गया था। और ग्रे कलर वो हिस्सा है जो स्वतंत्र होना चाहते थे। अब देखो, सबसे पहली समस्या यही आई कि ये देखिए, ये जो बलूचिस्तान और ये जो इलाका है, ये बहुत ही फर्टाइल इलाकों में एक माना जाता था। और इस इलाके को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। यहाँ गंगा यमुना का ये जो डेल्टा बनता है, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, ये सुंदरबन का डेल्टा का इलाका ये भी पाकिस्तान में चला गया। अब तो ये बांग्लादेश है, लेकिन उस समय ये पाकिस्तान में चला गया। अब हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण उपजाऊ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। दूसरा, चलो ये तो फिर भी हमने त्रासदी झेल ली कि चलो पाकिस्तान बन रहा है, हमारे ही भाई हैं, कोई बात नहीं, वहां इनको रहने देते हैं। अब आप इसको देखिए, सबसे पहला ये ग्रे कलर जो कश्मीर है, ये हिस्सा कश्मीर है। यहाँ के राजा हरि सिंह जो है वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। दूसरी तरफ आप इसे देखिए, ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है जूनागढ़। यहाँ का शासक भी अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई यहाँ, ये जो भारत के बीचों बीच का राज्य है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। और ये जो हिस्सा है, इसको हैदराबाद का राज्य कहा जाता था। यहाँ निजाम का शासन था और निजाम भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। और साथ ही साथ ये एक छोटा सा हिस्सा जो गोवा है, गोवा में खैर उस समय स्वतंत्र हुआ भी नहीं था, वो उस समय पुर्तगालियों के शासन में था। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि बाद में जो है 61 में गोवा भारत में शामिल हो गया। समस्या क्या थी? समस्या थी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को भारत में शामिल करने की। अब देखो,
जूनागढ़ एक ऐसी स्थिति में है जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भारत आते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जूनागढ़ की, जो एक हम कह सकते हैं कि बंदरगाह का इलाका है। तो सामरिक दृष्टि से देखें, नौसेना की दृष्टि से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर हम कश्मीर को देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इस तरफ से अफगानिस्तान, इस तरफ से चीन, इस तरफ से पाकिस्तान की सीमाएं लगती थी। तो अफगानिस्तान और चीन के साथ हमारे उस समय खैर संबंध ठीक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर ये कश्मीर भारत के पास नहीं होता तो शायद सामरिक स्थितियां और शक्ति संतुलन कुछ अलग होता। तो ऐसे में कश्मीर को भी भारत में शामिल करना अपनी नाक का भी प्रश्न बन गया था और अपने भविष्य का भी प्रश्न बन गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हैदराबाद जो है वो भारत के बीचों बीच राज्य एक स्थित था। अगर इसको अलग राज्य बनाने की स्वीकृति दे दी जाती तो हो सकता है भारत में कई और शासक, कई और रजवाड़े ऐसे उभर जाते, खास करके राजस्थान रीजन में, तो जो अपना अलग अलग शासन स्थापित करना चाह रहे होते। तो ऐसे में भारत की एकता और अखंडता बिल्कुल खतरे में पड़ सकती थी। तो क्या इनके लिए नीतियां अपनाई गई वो भी आपके चैप्टर्स में है, किस तरह से इनको भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। हमें सबसे पहले इस समस्या पे फोकस करना है। समस्या क्या थी? सबसे पहली समस्या ये थी, देखिए ये जो एरोज बने हुए हैं, ये जो येलो एरोज हैं, वो एरोज उन लोगों को दर्शाते हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए थे, और ग्रीन एरोज उनको दर्शाते हैं जो भारत से विस्थापित होकर पाकिस्तान में गए थे। समस्याएं दोनों देशों ने एक साथ झेली थी, सामना दोनों देशों ने एक साथ किया था। तो भारत में विस्थापितों की समस्या थी, भारत में एकता बनाए रखने की समस्या थी, और साथ ही साथ अपना लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या भी भारत के सामने थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि कौन कौन सी चुनौतियों का भारत को सामना करना था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन चुनौतियों का भारत ने किस तरह से सामना किया, ठीक है ना, किस तरह से भारत ने अपनी इंटेग्रिटी को बचाते हुए ये जो शासन है इनको भी भारत संघ में मिलाया, किस तरह से क्या कूटनीति अपनाई गई कि ये अलग नहीं हो पाए, किस तरह से भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किस तरह से भारत में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया गया, और किस तरह से भारत की एकता अखंडता को उसकी पूरी विविधता के साथ सुरक्षित रखा गया। तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप जरूर से ये सब चीजें समझ सके कि किस प्रकार से ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।